नमस्कार। दैनिक जागरण वार्तालाप के इस विशेष अंक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिसको आप थोड़े चकित होंगे कि वो हिंदी हैं हम के इस उपक्रम में हमारे साथ क्यों हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप गुप्ता जी की, जो चेयरमैन है एक्सेस माई इंडिया के, और आमतौर पर आप लोग इनको चुनाव के समय टेलीविजन स्क्रीन पर देखते होंगे, आंकड़ों से खेलते हुए, आंकड़ों की बातें करते हुए। लेकिन प्रदीप गुप्ता जी का मैं परिचय दूं, एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं, बाकी चीजें। और इनकी इनकी एक किताब आई है। इनकी किताब पे लिखा हुआ है इंडियाज नंबर 1 पोलस्टर, प्रदीप गुप्ता, हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स। जगरनॉट से ये किताब आई है। और दैनिक जागरण वार्तालाप में प्रदीप गुप्ता जी से राजनीति पर नहीं, बल्कि उनकी इस पुस्तक पर आज बात करेंगे। हम आंकड़ों पर नहीं, इस पुस्तक पर बात करेंगे। आंकड़ों के पीछे की कहानी आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि दैनिक जागरण का जो उपक्रम हिंदी है हम, इसमें दूसरे भाषा के लेखकों को भी हम आपके समक्ष, आपके सम्मुख लेकर आते हैं, ताकि हम ये जाने कि दूसरी भाषाओं में क्या लिखा जा रहा है। हमारा आग्रह सिर्फ इतना होता है कि जो अन्य भारतीय भाषाओं या अंग्रेजी के लेखक हों, उनसे हम आग्रह करते हैं कि हम हिंदी में ही बातचीत करेंगे। प्रदीप गुप्ता जी, दैनिक जागरण के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनंत जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। प्रदीप जी, आपको बधाई। आपको, आपकी किताब मेरे पास है, जगरनॉट से प्रकाशित हुई है, हाउ इंडिया वोट्स। तो आमतौर पर क्या होती है, ऐसी चर्चाओं में किताब के अंश पढ़ते हैं और उस पर बातचीत होती है, लेकिन हम आपसे इस किताब के बनने की प्रक्रिया और आपके संघर्षों के बारे में जानना चाहेंगे। हम थोड़ा अलग हट के बातचीत करते हैं। आप, प्रदीप जी, आपकी इस किताब को, सबसे पहली बात तो, इस किताब में आपने ये लिखा है, आपका मतलब, जो अगर मैं पहली पंक्ति में कहूं तो आपका दावा है कि आपके जितने, पहली लाइन है कि 47 एग्जिट पोल जो आपने कंडक्ट किए, दो छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे लगता है उसके बाद भी आपने दो चुनाव के किए, उसकी बात हम ना करें, उसमें से 43 आपके सही हुए हैं। ये क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्योंकि कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं है आपके पास। हम ये जानना चाहते हैं कि ये विज्ञान क्या है। देखिए अनंत जी, विज्ञान बिल्कुल है जो आपने सही कहा। हम कोशिश करते हैं जनता से राय शुमारी करने की और उनके मन की बात जानने की कि वो क्या चाहते हैं और वो कैसे वोट करेंगे और किसको वोट करेंगे। इसमें तीन बड़ी सिंपल सी चीज है। पहले तो रीच, यानी कि हम सही मतदाता तक पहुंच जाएं जो कि प्रतिनिधित्व करता हो उस कंस्टिट्यूएंसी या उस प्रदेश का या उस देश का। तो पहले नंबर है कि रीच, यानी पहुंचे हम उन तक। दूसरा है कनेक्ट। कनेक्ट से मेरा तात्पर्य है एक जुड़ाव होना चाहिए। यदि हम आपके समक्ष आए और हम जब तक आपके लेवल पे आके बात ना करें, जब तक हम आपके मन के अंदर झांक नहीं पाएंगे, तो वो होता है कनेक्ट। उसके लिए बहुत ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किन तरह के मतदाताओं से कैसे बात करें। और तीसरी चीज है अंडरस्टैंड। सबसे बड़ी चीज है ये अंडरस्टैंड, मतदाताओं को समझना कि वो चाहते क्या हैं, और वो जो चाहते हैं तो वो ऐसा क्यों चाहते हैं। हर निर्णय जो होता है, आम मानस का जो एक निर्णय होता है, किसको वोट करना है, ये भी अपने आप में आम मानस के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। तो जो निर्णय होते हैं, निर्णय की जो कर लेने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसके तहत जानने जरूरत, तो सबसे बड़ी चीज होती है जरूरत है कि आप चाहते क्या है। ये जो आपकी चाहत है, जो आपकी जरूरत है, आप उसके मुताबिक निर्णय लेते हैं। तो हम ये समझने की मतदाता से कोशिश करते हैं कि उनकी क्या जरूरत है। तो इस तरह से हम रूबरू होके फेस टू फेस सबसे सर्वे करते हैं। और जो हमारी प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, वो हम, यदि स्टेट इलेक्शन है तो स्टेट की हर एक विधानसभा में जाते हैं और रायशुमारी करते हैं। प्रदीप जी, बिल्कुल सही। आपने अपनी किताब की शुरुआत भी इन तीन मानदंडों से की है। पहले ही पेज पर राइट अप्रोच की बात आपने, रीच की बात की है, अप्रोच की बात की है और अंडरस्टैंडिंग की बात की है। लेकिन जब आप दूसरे पन्ने पे पहुंचते हैं अपनी इस किताब हाउ इंडिया वोट्स, जो जगरनॉट ने प्रकाशित की है,
तो दूसरे पन्ने पर आप कहते हैं कि ये एक मिशन है, मिलिट्री मिशन की तरह काम करना पड़ता है आपको। ये इस अनुशासन को अगर आप डिकोड करें तो हमारे दर्शकों को थोड़ा अच्छा, क्योंकि मैं फिर अगला प्रश्न आपसे वो करूंगा, मुझे लगता है जिसमें आप 600 लोगों को चुनते हैं और वो 135 लोग को फिट नहीं पाते, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन पहले आप ये जो मिशन और मिलिट्री की बात करते हैं, इसके बारे में जरा हमें बताइए। देखिए, मिशन से पहले विजन कि हम चाहते क्या हैं। एक्सेस माई इंडिया चाहता क्या है? हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान के 25 करोड़ घर है, आबादी जो है वो 1.3 बिलियन जिसको कहते हैं, 130 करोड़ लोग, लेकिन जो घर की बात करते हैं एक अंदाजा के हिसाब से, अभी फिर से सेंसस होना बाकी है, तो 25 करोड़ के आसपास घर है। तो हम चाहते हैं कि हर लोगों से कनेक्ट हो, उनकी समस्याओं को समझें और समस्याओं का उचित आकलन करके उचित टेबल पे पहुंचाएं जो उसको सुलझाने में या उसको एड्रेस कर पाने में सक्षम है, और वो उसको सुलझाएंगे। तो ये हमारा एक सिंपल विजन है। हमारा मिशन क्या है कि आम मानस के जीवन में हम कुछ ना कुछ बदलाव लेके आए भारत प्रदेश देश के अंदर, ये हमारा मिशन है। और जहां तक मिशन की बात हुई और लोगों तक पहुंचने की बात हुई, तो हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है कि हम करते क्या है, हम सुबह 7 बजे से निकल जाते हैं, हमारी जो टीम है, और घर में डोर नॉक करते हैं। 10 डोर नॉक करते हैं तो शहरी इलाके में 4 या 5 जगहों पे मना कर दिया जाता है, नहीं हमको आपसे कोई बात नहीं करनी, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, धुतकार दिया जाता है, लिटरली धुतकार भी दिया जाता है। गांव की बात करें, वहां पर भी जो सक्सेस रेट है वो 10 डोर नॉक करेंगे, दरवाजे खटखटाएंगे तो करीब 6 से 7 लोग तैयार हो जाएंगे बात करने के लिए। वहां पर भी 3 से 4 लोग धुतकार देंगे कि पता नहीं आप कोई कौन हो, क्या बेचने के लिए आए हो, किसी राजनीतिक पार्टी के भेजे हुए नुमाइंदे हो, या फिर आप कोई फ्रॉड करने के लिए आए हैं, या कोई चोरी करने के लिए आए हैं, पता नहीं क्या है। हमारे लोग सस्पिशियस नजरों, संदेह की नजर से देखा जाता है। तो ये जो माइंड सेट है ये आसान नहीं है। मिलिट्री की बात मैंने इसलिए करी कि डोर खटखटाना, धुतकार दिया जाना, और फिर उसके बाद उसी शिद्दत के साथ जाके फिर वही इंटरव्यू की कोशिश करना और लोगों से मिलना और लोगों की राय जानने की कोशिश करना। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं कि मिलिट्री टाइप फंक्शनिंग। और स्पोर्ट्स लाइक थ्रिल से तात्पर्य जब हम नंबर देते हैं टीवी चैनल में, और वहां पर जब परिणाम का दिन आता है एग्जिट पोल के बाद, तो हर टीम को ये जानने की, हर व्यक्ति को ये जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि मैंने कितना अच्छा काम किया और जो विधानसभाओं में मैंने काम किया उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस हिसाब से स्पोर्ट्स का एक फील है। और जो हमारी कंपनी में टीम मेंबर की, मैं खुद भी इंटरव्यू करता हूं, ये मेक श्योर करता हूं कि हर इलेक्शन के दौरान मैं जमीन पे जाऊं और अच्छे नंबर 200 300 इस संख्याओं में इंटरव्यू करूं और हर टीम के साथ शामिल हो। तो उससे जमीन, जो बोलते हैं ना, पिच को रीड करने में आसानी होती है कि ये पिच कैसा बिहेव करने वाली है, कैसा बर्ताव करने वाली है, किस दिशा में स्विंग जाने वाला है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं अपनी किताब में कि आप इस मार्केट रिसर्च से या इस तरह के जो सर्वेज करते हैं उससे आप 1.3 बिलियन लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने अपनी किताब में दिया है। जी। आमतौर पर यह माना जाता है कि प्रदीप गुप्ता या एक्सेस माई इंडिया एक कंपनी है मार्केट रिसर्च की या सेफोलॉजी की कंपनी है जो राजनीतिक दलों के लिए या टीवी चैनलों के लिए या अखबारों के लिए सर्वे करती है। इसमें ये ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ वाला क्या फंडा है आपका, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया आपने अपनी किताब में। जी बिल्कुल आनंद जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं कहूंगा, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए हम क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं, यानी कि हम एक जो लेबोरेटरी होती है, आप थोड़ी देर के लिए मेडिकल लेबोरेटरी में चले जाइए, आज के दिनों में उसकी बहुत चर्चा है। तो हमारा काम मेडिकल लेबोरेटरी के जैसा है कि हम ऐसा स्कैनर चलाते हैं और जैसे एक बॉडी होती है उसके अंदर कहीं पर क्या समस्या है क्या नहीं है। आपके घुटने में अलग समस्या हो सकती है, आपके ब्रेन मस्तिष्क में अलग समस्या हो सकती है, स्कैनर के माध्यम से जानते हैं कहाँ क्या समस्या है। अब आ जाते हैं सामाजिक विषयों के ऊपर कि कैसे ट्रांसफॉर्म करने की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम लोगों से जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं आपकी क्या समस्या है,
तो लोग अपनी समस्याएं बताते हैं विभिन्न विषयों के ऊपर, ठीक है। जो एक किसी भी इलेक्शन के जो सबसे बड़े विषय होते हैं, थोड़ी देर के लिए राज्य के इलेक्शन की बात कर लें तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा और किसानों से संबंधित मुद्दे, यानी कि सिंचाई के लिए पानी है कि नहीं, सिंचाई के लिए बिजली है कि नहीं, और जो बीजों की उपलब्धता है वो है कि नहीं, और उससे आगे जाके एमएसपी जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं, वो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। तो उसके हिसाब से लोगों से हम विभिन्न विषयों के ऊपर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत छोटा सा सिंपल उदाहरण दूं, आपको भी पता होगा, जैसे मध्य प्रदेश की जानकारी मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से है। तो जब आप धार और झाबुआ जिले में जाते हैं गर्मी के दिनों में और तब जाके वो करते हैं, तो ये देखते हैं कि देखिए, जब हमने पूछा कि यहाँ की क्या समस्या है, सिंपल बताते हैं कि देखिए ये महिलाएं जो है 2 किलोमीटर दूर पे टैंकर आता है पानी का, और वहां से अपने सर के ऊपर पानी को रोजमर्रा के जीवन के लिए लेके आते हैं, पीने के लिए लेके आते हैं। ठीक, ये एक समस्या हो गई। हमने जानने की कोशिश की क्या समस्या, उन्होंने बताया ये समस्या। बिल्कुल। अब हम चूंकि कॉर्पोरेट से भी जुड़े हुए हैं, और कॉर्पोरेट में आप जानते हैं कि हर कंपनी को जिसका की लाभ यानी मुनाफा जो है यदि 5 करोड़ के ऊपर हो तो सीएसआर करना होता है उनको, राइट। सीएसआर के तहत हर कंपनी करना चाहती है, हर कंपनी फिलॉसफी करना चाहती है, बट समस्या यह है कि उनका पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब उसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो हमारे एक क्लाइंट है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक। महिंद्रा एंड महिंद्रा का काम है ट्रैक्टर को बनाना, कमर्शियल व्हीकल यानी जो टेम्पो होते हैं उनको बनाना, और पैसेंजर व्हीकल कार को बनाना। अब हमने उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि आप सोशल सीएसआर के तहत ये काम अनुदान करना चाहते हैं, क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में स्पेंड करना चाहते हैं, तो क्यों ना, चूंकि आपका देखिए टेम्पो वाला जो प्रोडक्ट है, आप टेम्पो बेचते हैं, तो क्यों ना उस टेम्पो को आप वहां पे लगा दें और एक ड्राइवर रख दें, तो कम से कम वो आदमी जो है 2 किलोमीटर की फेरी और बहुत सारे मोहल्ले के और परिवार के बर्तन रख के वो केवल पानी लाने ले जाने का काम कर लेगा। और हमारा जहां तक काम रह गया, तो हमने 2 चीजें की। एक, आइडेंटिफाई किया कि क्या मुसीबत है, क्या समस्या है, और उसका सलूशन हमने निकाला कि इसके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे बेहतर होगा, जो कि उनका काम है ये छोटे टेम्पो बनाना, और उन तक वो पहुंचाया। तो आप देखिए कि हम बोलते कनेक्टिंग इंडिया टू बिल्ड इंडिया, तो इस समस्या को इस समाधान से हमने कनेक्ट कर दिया और वो पानी लाने ले जाने का काम हो गया। तो अब आप बताइए ये एक विकास हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं। इस तरह से हम काम करते हैं। बिल्कुल। आपकी किताब में मैं आगे बढ़ता हूं तो आपने बड़े मतलब जो तुलना की है वो बड़े इंटरेस्टिंग की है। जैसे एक जगह आप अपनी किताब में कहते हैं कि जो भारतीय चुनाव है वो भारतीय अरेंज मैरिज की तरह की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में इवॉल्व हुआ है, और उसमें आप नाइयों के दुकान पे चलने वाली गपशप और टेक्नोलॉजी की तुलना करते हैं, और बहुत ही रोचक तरीके से। मैं पाठकों को इसलिए पढ़ के नहीं बता रहा हूं कि आप लोग अगर इस किताब को खरीदेंगे और पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, आपका भी उत्साह बढ़ेगा और लेखक का भी उत्साह बढ़ेगा। तो और हमारा ये मकसद भी हल होगा कि हम हिंदी के लोगों को दूसरे भाषा की पुस्तकों से परिचित करा पाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ रोचक चीजें बताता हूं और लेखक से उस पर पूछता रहता हूं। तो आप प्रदीप जी ये बताइए कि चुनाव के बारे में जब आप उसको अरेंज मैरिज से तुलना करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? देखिए, अरेंज मैरिज का मतलब है कोई भी चुनाव हो कैसे होता है। अब सिंपल सी चीजें कि नेता आते हैं, वो अपने प्रोमिसेस करते हैं कि हम ये करेंगे, हम इस तरह से, यदि आपने हमको जिताया, सरकार में भेजा, बनाने का अवसर दिया, तो हम सरकार में आने के बाद ये सारी चीजें करेंगे, जिसको कि आप शुद्ध भाषा में वादे कहते हैं, सिंपल। बिल्कुल। तो इस तरह से जब आप देखिए कि लड़का लड़की भी तय करने को जाते हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए, तो तमाम विषयों के ऊपर बातें होती हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से जब नेता वोटर के समक्ष आते हैं तो वो बहुत सारे वादों को लेके आते हैं और उनसे उसके ऊपर एंडोर्समेंट, यानी कि कहते हैं कि आप इस पर वोट कर दीजिए, मोहर लगा दीजिए। तो जब वो मोहर लगाते हैं तो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, जी आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको ये सारी सुविधाएं आपके लिए लेकर आऊंगा, आपने यदि मुझे चुना और जिताया तो, ठीक। तो ये एक तरह का दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। आपको याद होगा जब यशवंत सिन्हा जी
भूतपूर्व फाइनेंस वित्त वित्त मंत्री। मंत्री, हाँ। जब वो चुनाव फाइनेंस मिनिस्टर थे अटल बिहारी जी की सरकार में, और जब वो दोबारा चुनने के लिए जब जनता के समक्ष गए चुनाव के दौरान, तो वहां पे एक महिला ने उनको बोला, बाबूजी आप मिट्टी के तेल का भाव बढ़ा दिए, हमने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। बस बिल्कुल। उनने इतना कहा। देखिए, महिला को कुछ नहीं पता, उनको पता है कि यशवंत सिन्हा जी को हमने पिछली बार चुना था, ये भारत के वित्त मंत्री थे, और जब भी बजट आया होगा तो उसके बाद से मिट्टी के तेल के भाव बढ़ गए। वो बुरी तरह से हारे, और उनने इस चीज को कोट किया कि जो मैं चुनाव हारा उसकी बड़ी वजह जो मैं मानता हूं कि जो मैंने महंगाई या मिट्टी के तेल के रेट बढ़ गए, और महिला ने मुझे कहा। तो इस तरह से सारे के सारे चुनाव होते हैं, तो बीच में एक एग्रीमेंट होता है। रह गई बात नाई की, जो आपने बात करी कि जी। चुनाव शादी हो तो वहां पर हमेशा एक नाई होता है। पुराने जमाने बिल्कुल। में संबंधों को कैसे बनाया जाता था, क्योंकि बिल्कुल। कम्युनिकेशन तो था नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन नाई एक ऐसा होता था। मैं बात करना चाह रहा हूं, और बड़े उससे बोल रहा हूं, जो मीडिया इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, उन्होंने अपने एक फोरम में कोट किया कि मीडिया इंडस्ट्री का जो उत्पत्ति है, वो आप मान लीजिए भारत के अंदर एक नाई की तरह है। नाई का ये काम होता था, क्योंकि वो घर घर जाता था। आप देखिए, उसकी पहुंच घर घर है। अब पहुंच, रीच, मीडिया क्या है? रीच है ना। जब तक आप पहुंचे नहीं तो जाने क्या है। तो बिल्कुल। उसका काम था घर घर जाना, वहां की समस्याओं को जानना, और उसमें अपना ताना बुना बुन के उसको राइट प्लेटफॉर्म या राइट व्यक्ति तक उसको पहुंचा देना। तो इसी तरह से कहता है, अच्छा आपको लड़के की शादी करनी है, उधर दूसरी जगह बोलेगा अच्छा इसको लड़की की शादी करनी है। वो आकलन अपने दिमाग में कर लेता, अच्छा इन दोनों का फिट ठीक रहेगा, तो इसकी बात मैं यहाँ बता देता हूँ, इसकी बात यहाँ बता देता हूँ। इस तरह से कम्युनिकेशन पुराने जमाने में चलता था, जो कि अब मीडिया आ गया, और मीडिया आपको पता है कि कहां से कहां पहुंच गया। तो एक राय शुमारी करने के लिए, आपस में कंसेंसस बनाने के लिए वोटरों को अब बड़ी सुविधा हो गई। पहले जमाने में आपने देखा होगा कि बहुत हंग असेंबली आती थी, मिली जुली सरकार आती थी, लेकिन आप पिछले 10 साल से तो अभी आप देख रहे हैं, और बिल्कुल। एक तरफा रिजल्ट जाते हैं। अभी जो 5 इलेक्शन हुए, बिल्कुल एक तरफा जाएंगे। उसका कारण यह है कि हम जो भी मतदाता हैं, जो वोटर चुन रहे हैं, जैसे आप घर का मुखिया चुनते हैं तो सबसे राय शुमारी करते हैं। पहले जमाने में ये सुविधा नहीं थी आपके पास। आपको लैंडलाइन तो पहले तो होते ही नहीं थे किसी के पास, वो तो केवल 5% लोगों के पास होते थे। बिल्कुल। उसके बाद इतने महंगे होते थे कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब क्या हुआ है, इंटरनेट और स्मार्टफोन और मोबाइल के आने से ये हुआ है कि ना ही सिर्फ सस्ते, बल्कि ऑलमोस्ट, किसी से आपको इंटरनेशनल भी बात करनी है, विदेश में भी, तो ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट के ऊपर बात हो जाती हाँ। है। बिल्कुल। आप अच्छे से राय शुमारी करते हैं और अपनी एक राय बनाते हैं, भैया कि इस बार किसको जिताना है और किसको सरकार में लाना है। तो इस हिसाब से मैंने उसको उस चीज से जोड़ा है कि कैसे इकोसिस्टम काम कर रहा है। बस मैं एक ही छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जी। हमारी ये जो मेरी जो ये बुक है, मेरी जो पुस्तक है हाउ इंडिया वोट्स, उसके अंदर हाउ इंडिया वोट्स, यानी कि हमने पूरे के पूरे समय मतदाताओं की बात की है, नेताओं की नहीं की। नेता तो जो अपना उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, लेकिन एक सामान्य मतदाता जो है वो कैसे अपनी राय बनाता है और किन आधार, किन विषयों को ध्यान में रख के वोट करता है, उसका समावेश। हाँ, वो मैं आपके पास आने ही वाला था इस प्रश्न पे, क्योंकि आपने अलग अलग चैप्टर में कम्युनलिज्म को भी डील किया है, और पीएम कंटेंडर, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के आधार पर भी आपने ये किया है। मैं प्रदीप जी इस पे बाद में आऊंगा, पर वो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इवॉल्व किया है इलेक्शन, और उसको आपने उस तरह से तुलना की, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपने अनुभव के आधार पर ये बताएं कि क्या पिछले 15 साल में या 20 साल में या 10 साल में मतदाता भी इवॉल्व हुआ है क्या? पहले पहले के मतदाता क्या आपको आसानी से अपनी पसंद नापसंद बता देते थे, और अब मतदाता थोड़े चतुर कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन थोड़े स्मार्ट हो गए हैं क्या? वो अब अपनी बात अपने पास दबा के रख लेते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे किसी के भी होशियार या स्मार्ट होने में, हम अपने घर की बात कीजिए कि कहते हैं ये जी। बच्चा बहुत होशियार है, इसका मतलब जी। क्या है कि उसने अच्छा खासा ज्ञान लिया हुआ है, जानकारी ली बिल्कुल। हुई है। तो उस बिल्कुल। जानकारी के आधार पे आप किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को कहते हैं ये होशियार है। तो अब बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ये हुआ है कि अब हर व्यक्ति को अच्छे से पता है कि इस पार्टी ने या इस नेता ने क्या किया है और क्या नहीं किया, कितने अच्छे काम किए, कितने खराब काम किए।
तो वो बोलते हैं ना अंग्रेजी में इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, यानी उनके बिल्कुल। पास पूरी की पूरी जानकारी है। और जैसे मैंने कहा कि एक एग्रीमेंट होता है ना दो पार्टी के बीच में, तो वो अकाउंटेबिलिटी पक्का कर लेता, अच्छा इसने ये कहा था लेकिन ये तो करता ही नजर नहीं आ रहा है, वो उसको रोज देख पा रहे हैं। पुराने जमाने में तो देखना तो जो उसके पेपरों में भी यदा कदा कभी छप के पढ़ लेते थे। बट आज के समय में, टेक्नोलॉजी के समय में, वो जो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वो बिल्कुल निश्चित और निर्धारित कर दे रहा है। वो रोज उसका आकलन कर रहा है, भैया इसने क्या कहा था और क्या किया, क्या कहा था क्या किया। तो ये जो बड़ी चीज हुई है, ये मतदाता बहुत स्मार्ट, बहुत इन्फॉर्म्ड, स्मार्ट पहले भी था, अब इन्फॉर्म्ड हुआ, यानी उसके पास सारी चीजों की जानकारी है। प्रदीप जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जब आप कहते हैं कि वो इन्फॉर्म्ड हो गया, और एक चैप्टर में आप कहते हैं कि किसी भी रैली में बहुत भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप चुनाव जीतने ही जा रहे हैं। ये क्या है? लोग तो ये कहते हैं कि किसी नेता, मतलब मैं तो बहुत पाठकों की तरफ से पूछता हूं आपसे, कि लोग तो यही मानते हैं कि अरे इतनी भीड़ आई, पूरा मतलब पेड़ों पे लोग चढ़े हुए हैं, छतों पे लोग चढ़े हुए, इसका मतलब है कि उनका जादू चल रहा है, मैजिक चल रहा है। पर आप तो उल्टी बात कह रहे हैं कि इसका मतलब जीत नहीं होता है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं और पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, और उसके, मेरी बात मत मानिए, आपके सामने उसके बड़े बड़े दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। एक देख लिए जी 2015 यानी कि 2015 का बिहार इलेक्शन और 2020 का बिहार इलेक्शन। आप जी पाएंगे कि दोनों समय रैलियों में, 15 की बात करें तो इतने, 14 में चूंकि मोदी जी जीते थे और उसके करीब करीब 15 में इलेक्शन हुए, 6-8 बिल्कुल। महीने के अंदर। तो हाँ, सितंबर अक्टूबर। इतनी जी बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग सुन रहे थे, बट रिजल्ट क्या हुआ? गठबंधन की, नीतीश लालू की जो गठबंधन जोड़ी था, थी। वो 2/3 से भी ज्यादा बड़ी विक्ट्री के साथ आई। जी अब बात कर लेते हैं 2020 की। 2020 में नीतीश कुमार जी की रैली में वो लिटरली इतने परेशान हो गए और उनको कहना पड़ा, भैया ये मेरा आखिरी इलेक्शन, बिल्कुल। बिल्कुल। गिने चुने गिनती के कोई कोई मिलते थे, और वो भी पता नहीं कभी कोई कुछ टमाटर फेंक देता था या कुछ तो भी फेंक देता था। उसके उलट क्या था? उसके उलट तेजस्वी प्रसाद यादव की रैली में इतनी जबरदस्त भीड़, इतनी जबरदस्त भीड़ कि ये लगता था ये तो वॉकओवर जैसा है। यानी दोनों के बीच में इतना अंतर था। नीतीश कुमार जी एक तरफ जो कि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर, और दूसरे तरफ चैलेंजर जो कि तेजस्वी यादव, इतना बड़ा फर्क होने के बाद जीत किसकी हुई? नीतीश कुमार जी की। तो आप किस राय पे पहुंचेंगे? तो जो रैली होती है वो 3 F होती है, फन, फेयर, फंड। देखिए, जो कोई भी 100 वोट पड़ते हैं तो आप ये जी मान लीजिए उस पड़े हुए वोट, जो ना पड़े मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, 2019 के चुनाव में 67% मतदाताओं ने वोट किया, इसका मतलब 33% ने तो किया ही नहीं। अपन उसकी बिल्कुल। बात, तो जो वोट मशीन के अंदर आ गए उसमें 80 जो होते हैं ग्रामीण और गरीब के होते हैं। आप ये मान लीजिए, ग्रामीण और गरीब। मैं फिर एक बार आपके दर्शकों के लिए ये बता दूं कि ग्रामीण और शहरी का जो फर्क है, वो सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं होती है, लेकिन जो एक प्रशासनिक परिभाषा है, जो हकीकत में परिभाषा है, कि जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न्ड बाय ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, वो ग्रामीण है। और भारत के अंदर 6 लाख गांव से ज्यादा ग्रामीण है, जो कि 70% होता है भारत। जी और जी शहरी क्या है? हम शहर में जाके गड़बड़ा जाते हैं ज्यादा करके। हम शहर वाले लोग जो सोचते हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रो जो है 8-10 सिटी है वो है शहर। नो, वो नहीं है शहर साहब। प्रदेश की जो बड़ी बड़ी सिटी है, एक प्रदेश में 3-4 सिटी होती है, एक राजधानी होती है। जो कह लीजिए कि 25 है तो 100 सिटी है, क्या वो शहर ही है? नहीं साहब, वो अकेला नहीं है। शहर है जो कि नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के थ्रू ड्रिवन होता है, जी प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि 6000 सिटी और टाउन है, 6000, जी जिसका कि टोटल समावेश केवल 30% है। तो जब हम 100 वोट पड़ते की बात कर लें तो उसमें जो 80 वोट है वो ग्रामीण और गरीब के हैं। तो उनकी जो जरूरतें हैं वो एकदम भिन्न है किससे? शहरी मतदाताओं से। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा इकोसिस्टम और वोटिंग पैटर्न जो है
वो चलता है। आपने आपने बिहार चुनाव का उदाहरण दिया, तो मैं लोभ संवरण नहीं कर रहा हूं, हालांकि आप ऑलरेडी उस पर खेद प्रकट कर चुके हैं। लेकिन 15 के चुनाव में जब सारी दुनिया कुछ और कह रही थी तो आप कुछ और कह रहे थे, है आपका ना। जवाब 15 के बिल्कुल। सारे आंकड़े मेरे पास थे उस समय, जी और 15 में आप बिहार में एकदम बुलसाई हिट किया था आपने। बिल्कुल। ठीक है। 19 में कैसे, क्या आप भी कैरेट अवे हो गए रैलीज की भीड़ देख के? नहीं, 20 में कहिएगा, 20 में। अच्छा, 20 19, में, 20 उसमें से जी 19 समझ में जाइएगा, जनरल 20 इलेक्शन को जो आपने जी जी, बुल साइड की 20 बात करी, 20 में 20 20 में बिल्कुल, तो 20 मैं में दोनों की, दोनों 19 और 20 दोनों की बात कर देता हूँ। जी तो जी। 19 में जनरल 19 का तो इलेक्शन हुआ 19 का तो खैर लोकसभा। आपका बहुत अच्छा रहा, और 19 का तो हार्वर्ड में उस पर केस स्टडी भी हो रहा है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल, जी, वो ठीक है। बिल्कुल 19 300, को छोड़ दीजिए, हमें 15 छोड़ और देता 20 का बताइए। छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। जी तो 15 में तो जैसे हम हमेशा काम करते हैं वैसे करते हैं, और बिहार 2020 के चुनाव जो आपको ध्यान होगा कि कोरोना के दौरान हुए थे, कोरोना अपने शुमार पे था अक्टूबर के समय में। जी तो हुआ ये कि बिहार में हमेशा से 5% महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। ये एक हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि उनके पति जो हैं या आदमी जो हैं वो बिहार से बाहर काम के सिलसिले में होते हैं, ठीक है, जिसको आप माइग्रेंट लेबर कहते हैं। बट बिहार के इलेक्शन में चूंकि ये हुआ, तो देखिए पहला 3 चरणों में हुआ। पहला चरण हुआ 71 सीटों के ऊपर। हाँ। रिजल्ट क्या आया 71 सीटों में से? पहले चरण में 48 सीटें गठबंधन की और 22 सीटें एनडीए की, ठीक। जी जी। मतदाताओं का क्या अनुपात रहा महिला और पुरुष का? 2.5% पुरुषों ने महिलाओं से ज्यादा वोट किया, 2.5%, पहले चरण। दूसरा चरण 78 सीटें, दूसरा चरण 94 सीटें। क्या रिजल्ट? 51 के करीब सीटें एनडीए को और 40 के करीब सीटें गठबंधन को। महिलाओं का क्या असर? 6.5% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। जो पहला चरण था वो वो कम गया था। जहानाबाद के आसपास के इलाका था, गया जहानाबाद जी, मध्य भोजपुर बिहार का इलाका था जी। मध्य। और दूसरा जो चरण था वो पटना के आसपास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी वगैरह वगैरह। 6.5% महिला ज्यादा। रिजल्ट आपके सामने 51-41। तीसरा चरण 78 सीटें, जो कि सीमांचल में ज्यादा करके उसकी मतदान था, ज्यादा करके वो सभी जगह पूर्णिया था। किशनगंज वाला इलाका था जी। पूर्णिया किशनगंज वाला, बिल्कुल। रिजल्ट क्या आया? जो लास्ट की 78 सीटें थी उसमें 50 सीटें एनडीए की और केवल 20 सीटें गठबंधन की, और बाकी एआईएम की और उस गठबंधन की आई, बसपा की 5-6 सीटें। 50 और 20। महिलाओं का क्या अनुपात? 11% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, यानी कि 60 और 50, और ये 60 और 40, उससे भी ज्यादा 11% की बात करें तो हमारा पूरा का पूरा आकलन, और ये आंकड़े महिला और पुरुष के होते नहीं हमारे, ये बिल्कुल क्लियर था कि बहुत बड़ी संख्या में महिला मतदाता जो है एनडीए को प्रेफर कर रही थी, 5% से ज्यादा। लेकिन पहले चरण में चूंकि 2.5% पुरुषों ने ज्यादा वोट किया, रिजल्ट क्या? 2/3 1/3, राइट, 48 और 22 की बात करें तो गठबंधन के फेवर में। तो इस तरह से हमारा बिहार का जो अनुमान था वो गड़बड़ाया। मैंने सोचा था कि आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा, पर क्या पत्रकारी है वो, जब आप चर्चा होती है तो वो लोभ संवरण नहीं हो पाता, क्योंकि आज चर्चा हम सिर्फ और सिर्फ आपकी किताब ये हाउ इंडिया वोट्स पे करने वाले थे। लेकिन चलिए, ये चर्चा भी हो गई, दिलचस्प रोचक बात बताई आपने। एक और बात अपनी किताब में प्रदीप जी कही है कि जीडीपी वगैरह के आंकड़े जो होते हैं ना, उससे भी चुनावों पे कोई असर नहीं पड़ता। बड़ी अजीब अजीब सी बातें आप कर रहे हैं। यहाँ पूरी दुनिया जीडीपी के आंकड़ों में लगी रहती है कि कोई पार्टी कहती है हमारे समय 8% था, कोई कहती है 10% था। अगर कुछ असर ही चुनाव पे नहीं पड़ना है तो क्यों इसके पीछे भागते रहते हैं? मतलब इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है? मतलब ये मार्केट रिसर्च होगा आपका, मैं मान के चल रहा हूँ, ये उसी बिल्कुल। आधार पर आपने अपनी किताब में ये कंक्लूजन ड्रॉ किया होगा। लेकिन ये कैसे, मतलब ये थोड़ी अजीब सी बात नहीं लगती? बिल्कुल अजीब सी बात बिल्कुल लगती है। जैसे मैंने कहा कि 100 वोट पड़ते हैं, उसमें 80 ग्रामीण और गरीब है। अब जी ग्रामीण और गरीब की बात करें तो इंडिया को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आप जीडीपी के हिसाब से, कि इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसके अंदर कृषि का
15% का समावेश है, 15%, और 85% दूसरी चीजें, उसमें बड़ी जो चीजें सर्विसेज 50% के ऊपर सर्विसेज, और बाकी मैन्युफैक्चरिंग। तो जब आप ये जानते हैं कि जो 100 वोट उस मशीन के अंदर आए उसमें से 80 जो ग्रामीण के, और ग्रामीण की दुनिया कृषि पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर है, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेचुरली जब आप कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ बहुत हो गई जी, 8-10% हो गई, बढ़ गई, उसके क्या मायने हैं साहब? उसके सीधे सीधे मायने हैं कि डिमांड ज्यादा आ गई और सप्लाई उसके मुकाबले थोड़ी सी कम है, यानी कि डिमांड ज्यादा है तो आप कहते हैं कि जीडीपी बढ़ गई। अब एक साधारण की भाषा में समझ लीजिए, आम मानस की भाषा में, डिमांड ज्यादा का मतलब है, ये भी आप मानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ है तो डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो महंगाई ज्यादा होगी। बिल्कुल, ये समझ लीजिए आप। जब भी बोलेंगे कि जीडीपी बहुत, जब डिमांड यदि कम हो जाए तो माल इतना पड़ा होता है कि वो तो औने पौने दाम में हर व्यक्ति बेचने के लिए तैयार है। मानते हैं आप इस बात को? तो जो दो चीजें आ गई, जब आपकी जीडीपी बढ़ी तो उसका तो केवल शहरों में, जहां की सर्विसेज का बड़ा अनुपात है, पहले तो 50% से ज्यादा सर्विसेज जीडीपी में शामिल है, उस 50 का भी 80 से 90% जो है शहरों तक ही सीमित है। शहर की बात करें तो अब मैं केवल ये 20 से 25 शहरों की बात कर रहा हूं जहां पे कि सर्विसेज बड़ी चीज होती है। तो जीडीपी एक ऐसी बला है कि जिसका बढ़ना या घटना दोनों केस में, बल्कि बढ़ने में तो पक्का, आम मानस के ऊपर उसका असर ही नहीं होना है, तो वो कहां से वोट में परिवर्तित होगा या ना परिवर्तित होगा? तो बड़ी इतनी सी सिंपल सी बात है, इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, जीडीपी का तो असर नहीं होता, डायनेस्टी का असर होता है क्या? इस पे भी डील किया आपने अपनी किताब में? मैं बस जीडीपी के लिए एक बात फिर से बता दूं कि आप प्रदीप गुप्ता की बात मत मानिए। आप देखिए 2004 इंडिया साइनिंग अटल बिहारी सरकार थी, उस समय उन्होंने 6 महीने पहले वोट चुनाव करा दिया। उस समय स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी इस अफेयर के वो होते थे। रिजल्ट क्या आया? इंडिया शाइनिंग, जबरदस्त 10% के आसपास जीडीपी ग्रोथ, बुरी तरह से हारे, इतनी बुरी तरह से हारे बीजेपी कि केवल 115 सीटें आई, सरकार भी नहीं बनी जी। उसके बाद आगे चलिए 2009-8 में पूरे ग्लोबल स्लो डाउन था, ये मानते हैं आप? पूरा ग्लोबल, पूरे विश्व की बड़ी समस्या, तो भी भारत में भी वही समस्या थी। नेचुरली उसके असर भले कम हो सकते हैं। मनमोहन सिंह सरकार चुनाव में गई, जीडीपी भारत की भी पहले के मुकाबले बहुत नीचे, रिजल्ट क्या? मनमोहन सरकार रिपीट हो गई। बिल्कुल, और ज्यादा सीटें मिली, ज्यादा 180 पहली बार में आई थी, दूसरी बार में 205 सीटें आई जी, पहले से बेहतर। ठीक, तीसरी बार 2014 जीडीपी बहुत अच्छी, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे लेकिन जीडीपी जो थी पहले से बहुत अच्छी। रिजल्ट क्या? मोदी सरकार आ गई, मनमोहन सरकार कहीं नहीं लगी। 2019 में कितना कहा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्थव्यवस्था की सब बहुत बुरी हालत में है, आईसीयू में है, वगैरह 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 वगैरह। रिजल्ट पहले से ज्यादा सीट है, मोदी सरकार फिर एक बार जीत के आई। तो आप थोड़ी देर के लिए, मैं कह रहा हूं उसको ना भी माने, बट ये आंकड़ों को कैसे झुठला सकते हैं आप? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, टेक्नोलॉजी कितनी बुरी तरह से 2004 में हारे कि 2 बार तक वापस नहीं आ पाए। तो ये मैं बताना चाह रहा था। पर वो तो आपने अपनी किताब में टीना फैक्टर के मार्फत नरेंद्र मोदी की जीत को और उसको आपने डिकोड किया है। मैं पाठकों पर छोड़ता हूं कि वो इस किताब को खरीदें और खरीदकर पढ़ें। ये प्रदीप गुप्ता जी की किताब है और ये आंकड़ेबाजी से आगे जाकर उसके पीछे की कहानी कहती है। जब आप किसी चीज के आगे बढ़ते हैं तो आपको पीछे भी दिखाई देता है, जिसको हिंदी में सिंहावलोकन कहते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि इस किताब में प्रदीप गुप्ता ने भारतीय चुनावी परिदृश्य पे सिंहावलोकन किया। प्रदीप जी, आखिरी सवाल, आपने कहा जीडीपी का असर नहीं होता है, एक डायनेस्टी का असर होता है क्या? डायनेस्टी का असर अब ना के बराबर हो गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा अब अकाउंटेबिलिटी, डिलीवरी, कम्युनिकेशन ये इतने चरम उत्कर्ष पे है कि आदमी, देखिए मैं एक आखिरी चीज, जब आपने सवाल पूछा है तो मैं बता दूं कि आप चुनाव कोई भी हो वो 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक जनमानस, जो कि आप वोटर कहते हैं, दूसरा है लीडर्स, नेता, जिसको कि आप इलेक्ट करने वाले, चुनने वाले, और तीसरी चीज है परफॉर्मेंस ऑफ इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जिसको कि आपने 5 साल पहले चुन के भेजा था, तो उसने क्या वादे किए थे और क्या निभाए, इन 3 के आसपास घूमता है। तो अब आपने डायनेस्ट की बात करी,
तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आज की डेट में बहुत बड़ी चीज है। तो डायनेस जनरली जीतते थे जो उनके पिताजी या पूर्वजों ने किया था। बिल्कुल। अब जनता बोलती भैया वो तो चले गए, उनने जो किया था बहुत अच्छा किया था, उनको हमने जिताया वगैरह वगैरह, बट अब आप क्या कर रहे हो वो बता दो, और उसके हिसाब से वो चुनते हैं। तो डायनेस्टी का जो रोल है आज के जमाने में वो बहुत निचले स्तर पर आ गया। आप 10% ही पाएंगे कि डायनेस्ट जीत पा रहे हैं, वरना नहीं जीत पा रहे हैं। तो पाठकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जितने सवाल हमने पूछे ये लगभग इस किताब में हाउ इंडिया वोट्स, जो प्रदीप गुप्ता जी की नई किताब है, इसमें इन्होंने साबित किया है अपने अनुभवों के आधार पर और अपने जो ज्ञानार्जन इन्होंने किया है पिछले 15 सालों के आधार पर चुनावी राजनीति को लेकर। और इसको प्रदीप जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं और ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न भी आपसे है कि जब आप लोग किसी का प्रिडिक्शन करते हैं एक सीट पर, तो उसमें 3% का मार्जिन कई बार लिखा होता है कि ±3%। उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि 3% तो बहुत ह्यूज नंबर नहीं होता। नहीं, हम देखिए हमारी थोड़ी सी जो विधि है, प्रोसेस है, वो दूसरे लोगों से अलग है। तो हमारे केस में 3% मार्जिन तो नहीं होता है। वो वोट शेयर के चलते 3% मार्जिन का मतलब ये कहते हैं कि यदि हम किसी पार्टी को 45% कह रहे हैं तो हो सकता है वो 42 भी आए और हो सकता है 48 आए। तो बिल्कुल आपने सही कहा, इतना बड़ा फर्क है नहीं, तो मैंने आपसे बातचीत करने के पहले आपके आंकड़ों को देखा था, तो मैं जैसे अमेठी के आंकड़े देख रहा था, तो उसमें हाँ आपने 3% का गैप आइदर वे प्लस माइनस दिखाया हाँ, था, मैं बता रहा हूँ, मैं स्मृति बता ईरानी में और राहुल गांधी में। तो बिल्कुल मैं मैं ये वहां, जानना चाहता हूँ कि जी। वो हम उसको कहते हैं, हम जैसे मैंने बताया कंसिस्टेंसी वाइज आते हैं। तो अमेठी के अंदर कांटे की टक्कर थी, जो कि आपने देखा होगा। तो जो भी आंकड़े दो पार्टी के बीच में यदि 2 से 3% से आसपास है तो हम उसको टफ फाइट की श्रेणी में ओके। रखते हैं। टफ फाइट का ओके। मतलब है वो सुबह और शाम 3% का मतलब, यदि विधानसभा में बात करेंगे तो 2 लाख के आसपास मतदाता होते हैं जो जिन्होंने वोट किया, तो 3% 6,000 वोट होते हैं। तो बिल्कुल। 6,000 वोट का जो खेल है, कभी वो ऊपर कभी ये नीचे, कभी वो ऊपर कभी ये नीचे, तो इस तरह से हम उसको कहते हैं। और मैं, आपने डायनेस्ट की बात की थी तो एक ही चीज बता रहा था कि मैं, जनता कैसे सोचती है कि लीडर को जब इलेक्ट करना है तो हु इज लीडर, कौन है लीडर। लीडर कोई नहीं है, जनता का प्रतिनिधि है। जनता का प्रतिनिधि से तात्पर्य क्या है कि जब तक वो उनके साथ, डायनेस्ट के सिलसिले में बोल रहा हूं मैं, उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, तो डायनेस्ट हो या कोई भी लीडर हो, जब तक वो जनता से कनेक्ट ना हो सके, जब तक वो वहां की लोगों को, जनमानस को समझ ना सके, जब तक वो उनकी भाषा ना समझे, जब तक वो उनकी संस्कृति ना समझे, और उस सबसे भी बड़ी चीज, वो वहां के मुद्दों को ना समझ पाने में अक्षम हो, तो वो नेता हो ही नहीं सकता है। तो इस आधार पे आज की डेट पे जनता वोट करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप गुप्ता जी, आपने दैनिक जागरण वार्तालाप के लिए समय निकाला और हमने आपकी नई किताब हाउ इंडिया वोट्स पर आपके साथ चर्चा की। आपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, हमारे पाठकों के लिए आपने साझा किया। आपका बहुत बहुत आभार दैनिक जागरण के इस मुहिम हिंदी हैं हम से जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने अपने पाठकों को बताया था पहले कि वार्तालाप में हम अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों को लेकर आते हैं ताकि हिंदी के पाठकों का परिचय हो सके कि अन्य भाषाओं में क्या लिखा जा रहा है। प्रदीप गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद आनंद जी, थैंक यू जागरण।